और नेटवर्किंग, एक एक भाग का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम हार्डवेयर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बेसिक डिटेल और वर्किंग को समझाऊंगा। साथ ही कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो इस तरीके की इमेज हमारे दिमाग में आती है। आप सभी ने कंप्यूटर सिस्टम तो देखा ही होगा, जिसमें इनपुट डिवाइस हम देखते हैं, सिस्टम यूनिट हमको देखने को मिलती है। तो ये सभी डिवाइस मिलकर क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अब आप सभी को इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर के बारे में तो पता होता है, पर सिस्टम यूनिट को लेकर कुछ कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलिए देखिए सिस्टम यूनिट के बारे में। जनरली सभी लोग इसे क्या बोलते हैं? सीपीयू कहते हैं, पर यह सीपीयू नहीं होता है, इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इसमें एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, और इसी मदरबोर्ड पर एक चिप लगी होती है जिसे क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। इस चिप पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स, कैच मेमोरी। ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर चिप पर लगे होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट को हम आगे चलकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी मदरबोर्ड पर मेमोरी यूनिट भी लगी होती है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टर भी लगे होते हैं, जिससे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को समझा देता हूं, जिससे कि आपको इन सभी कंपोनेंट के बारे में बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपके लिए समझना आसान होगा। वर्किंग समझने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर ओनली बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 या 1। इन 2 डिजिट में कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को रीड करता है और राइट करता है। क्लियर? बाइनरी फॉर्म में ही कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को क्या करता है? स्टोर भी करता है। बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की क्या है? मातृभाषा है। पहली चीज क्लियर हुई। सेकंड चीज, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं? ये आपको वर्ड कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बना लेते हैं, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पहले क्लियर हो जाना चाहिए। आगे आपको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कंप्यूटर की वर्किंग को समझ लेते हैं। जब भी यूजर मतलब हम इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट देते हैं, उस इनपुट सिग्नल को मतलब इनपुट डेटा को इनपुट डिवाइस जो होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म मतलब 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद में वो मदरबोर्ड के पास उसको भेज देता है, और वहां जाकर वो डेटा जो होता है, इनपुट डेटा जो होता है, ठीक है, वो मेमोरी में जाकर स्टोर्ड हो जाता है। क्लियर? सीपीयू क्या करता है? इस सिग्नल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन या डेटा जो होता है वो मेमोरी में से उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और उसके बाद में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद में उसको मेमोरी में जाकर स्टोर कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। देखिए यहाँ पर सीपीयू क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, और इसी से देखिए लाइन से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। सीपीयू का काम क्या होता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम होता है। आगे देखिए, सीपीयू ने क्या करा? इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर कर दिया। वहां से देखिए इंफॉर्मेशन जो होता है वो आउटपुट डिवाइस के पास जाता है, और आउटपुट डिवाइस जो होता है उसे क्या करता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि वो डेटा जो होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, इसीलिए आउटपुट डिवाइस जो होती है वो क्या करती है? उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हम इजीली उस लैंग्वेज को समझ पाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में बात करी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर आता है इनपुट डिवाइस का। ये डिवाइस क्या करती है? यूजर मतलब ह्यूमन से डेटा को प्राप्त करती हैं, उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जैसा कि अभी हमने वर्किंग में समझा। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? ह्यूमन डेटा को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इनपुट डिवाइस की देखिए एग्जांपल की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, माउस, कीबोर्ड, ये सारी जो होती हैं ये इनपुट डिवाइस होते हैं। सेकंड देखिए हमारा कंपोनेंट आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी में डेटा, प्रोग्राम, ये सभी चीज़ें स्टोर रहती है। बेसिकली मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। इन दोनों को लेकर स्टूडेंट में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, पर हम उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जब भी हम कंप्यूटर लेने शॉप पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं वहाँ जाकर? कि भैया कंप्यूटर ऐसा दो जिसमें 4 GB रैम हो और 500 GB हार्ड डिस्क हो।
500 जीबी हार्ड डिस्क क्यों मांगते हैं हम? इसमें हम मूवी वगैरह, प्रोग्राम वगैरह स्टोर करके रख लेते हैं। हमारे जो एजुकेशनल डेटा होता है हम उसको अच्छे से स्टोर करके रख सकें। ठीक है, ये हमारे दिमाग में इमेज होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 जीबी जो रैम की हम बात कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 500 जीबी जो हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो इसे रैम भी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार की टेम्पररी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें डेटा जो होता है वो कुछ समय के लिए ही स्टोर रहता है। जब भी पावर जो होता है वो ऑफ होगा तो रैम से डेटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी से डेटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी मेमोरी को नहीं कर सकता है, पर प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, वो प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। तो वो जब भी हम रन करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी से उठकर किस में आ जाएगा? रैम में आ जाता है और वहाँ पर वो रन होता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्पेसफुल रैम होगी, उतने पैरेलली प्रोग्राम हम रन कर पाएँगे। इसीलिए रैम ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि आप कंफर्टेबली पैरेलली बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए आपने रोम के बारे में भी सुना होगा। ये भी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती है, जिसमें स्टोर डेटा जो होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड किया जा सकता है। उसमें चेंजेस या उसमें डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमने प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से समझ लिया। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन देने पर ही सीपीयू उसको यूज़ कर सकता है। नॉर्मली हम सभी इसमें मूवी, सॉन्ग्स, गेम्स, प्रोग्राम वगैरह सभी स्टोर करके रखते हैं। देखिए अगला जो हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है सीपीयू। इसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जिसका काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन में बदलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक चिप है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, कैच मेमोरी, ये सभी उस पे लगे होते हैं उस चिप पर। तो इन सब का काम क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। सीपीयू की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है वो बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं। और लॉजिक ऑपरेशन में आता है एंड और नॉर, मतलब तुलना करने वाले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दो ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इसके बाद देखिए अगला कंपोनेंट कौन सा लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर पे? रजिस्टर्स। इन रजिस्टर्स का काम क्या होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे तेज मेमोरी होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो रजिस्टर होते हैं। ठीक है, रजिस्टर में डेटा, इंस्ट्रक्शन, कैरेक्टर और एड्रेस भी स्टोर रहता है। एड्रेस किसका? कि मेमोरी में कौन सा डेटा कहाँ पर रखा हुआ है, उसका एड्रेस जो होता है वो रजिस्टर में ही स्टोर्ड होता है। रजिस्टर की साइज जो होती है वो बीट में होती है। 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट में रजिस्टर की साइज होती है। कंप्यूटर में इनकी संख्या जो होती है वो कई सारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही रजिस्टर होता है, बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि डेटा इंस्ट्रक्शन तो मेमोरी में भी स्टोर होता है, तो रजिस्टर में फिर क्यों स्टोर करते हैं? तो जब भी सीपीयू वर्किंग कंडीशन में होता है, तो जो भी डेटा यूज कर रहा होता है, उस डेटा को वो रजिस्टर में स्टोर करके रख लेता है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर बहुत तेज होते हैं और सीपीयू की स्पीड भी बहुत तेज होती है। तो अच्छे से वो जल्दी जल्दी वो प्रोसेस कर पाए और वर्क कर पाए, इसीलिए वो रजिस्टर में उस समय डेटा को स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, अब देखिए रजिस्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं, इन पे आपको ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए सीपीयू को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन रैम से उठाना है, उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है कि मेमोरी में वो कहाँ पर स्टोर है, उसका एड्रेस जो होता है वो भी रजिस्टर में ही स्टोर्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए सीपीयू का रजिस्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्लियर? चलिए आगे देखिए हम बात करते हैं अब कैच मेमोरी की। ये भी कंप्यूटर की एक फास्ट मेमोरी होती है, पर रजिस्टर मेमोरी से तेज नहीं होती है।
अब देखिए सीपीयू की स्पीड बहुत तेज होती है और रैम की स्पीड जो होती है मतलब मेमोरी की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। तो जब भी सीपीयू और रैम साथ मिलकर काम करेंगे तो ऐसे में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस प्रोसेस टाइम को कम करने के लिए और फास्ट करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में एक कैच मेमोरी यूज़ होती है। ठीक है? इनकी भी संख्या देखिए आजकल जो कंप्यूटर आने लग गए हैं उनमें कैच मेमोरी जो है वो अलग से भी मदरबोर्ड में इम्प्लीमेंट की जाने लगी है, जिससे कि सीपीयू जो है वो जल्दी-जल्दी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो आपको समझ में आया, सीपीयू और रैम के बीच में एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड करती है कैच मेमोरी। जब भी सीपीयू को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन या डेटा की ज़रूरत होती है, जो कि मेमोरी में स्टोर्ड होता है, तो सीपीयू क्या करता है, रजिस्टर से उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैच को देता है, कैच मेमोरी को देता है। कैच मेमोरी क्या करती हैं, सबसे पहले अपनी खुद के घर में ढूँढती है, मतलब खुद की मेमोरी में पहले उसको इंस्ट्रक्शन या डेटा को सर्च करेगी। अगर वो डेटा वहाँ पर अवेलेबल है, तो वो किसको ट्रांसफ़र कर देगी, रजिस्टर को ट्रांसफ़र कर देगी और रजिस्टर जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को वो डेटा इंस्ट्रक्शन दे देगा, ठीक है? और वहाँ पर फिर ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो जाएगा। पर अगर कैच मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन और डेटा नहीं है, तब कैच मेमोरी क्या करती है, मेन मेमोरी के पास जाएगी मतलब प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगी, वहाँ से वो डेटा इंस्ट्रक्शन उठाएगी और लाकर फिर किसको दे देगी, रजिस्टर को दे देगी। तो कैच मेमोरी बेसिकली यूज़ कहाँ पर होती है, अगर कोई डेटा फ्रीक्वेंटली बार-बार यूज़ हो रहा है, तो कैच मेमोरी क्या करती है, उसको अपनी खुद की मेमोरी में स्टोर करके रख लेती है। तो जब भी सीपीयू को रिक्वायरमेंट होती है, तो कैच मेमोरी किसको दे देती है, वो रजिस्टर को ट्रांसफ़र कर देती है और वहाँ से वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तक पहुँच जाता है और ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये कैच मेमोरी वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कैच मेमोरी का। इसके बाद देखिए अगला कंपोनेंट आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये भी सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कंप्यूटर के सभी भाग जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में क्या करता है ये तालमेल बनाए रखता है। मतलब उनको सबको ये कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करने का। ठीक है? इसके बाद देखिए अगली यूनिट आती है हमारी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये आउटपुट डिवाइस का काम होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे प्रिंटर, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को अच्छे से डिस्कस करा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बच रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने अभी रजिस्टर की बात कर रहे थे तो बीट वर्ड हमारे सामने आया था कि रजिस्टर की साइज़ जो होती है वो बीट में होती है, 16 बीट, 32 बीट या 64 बीट। तो उसी से रिलेटेड है देखिए 8 बीट इक्वल टू कितना होता है 1 बाइट होता है और 1024 बीट इक्वल टू कितना होता है 1 किलो बाइट होता है। ठीक है? और 1024 किलो बाइट इक्वल टू कितना होता है 1 मेगाबाइट होता है मतलब 1 एमबी होता है। और अगर 1024 एमबी की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 1 जीबी के इक्वल होगा 1 गीगाबाइट के इक्वल। और 1024 जीबी इक्वल टू कितना होता है 1 टेराबाइट होता है। टेराबाइट जो होता है ये स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट होती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब इसके बाद देखिए दोस्तों एक टर्म और एग्जाम में भी पूछी जा रही है, गीगो। गीगो जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये एक कंप्यूटर के क्षेत्र में एक कॉन्सेप्ट को बताता है, एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को बताता है। मतलब इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। जितना सटीक और अच्छा इनपुट होगा उतना सटीक आपको आउटपुट मिलेगा। बस इस टर्म को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है? तो गीगो जो है ये कंप्यूटर के क्षेत्र में एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करता है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, अभी 1-2 एग्ज़ाम में पूछा गया इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में देखिए हमने अच्छे से अभी कंप्यूटर के बेसिक डिटेल को समझा, सारे कंपोनेंट को हमने अच्छे से डिस्कस करा, कंप्यूटर की वर्किंग को समझा। तो चलिए इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? और जो एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम देखिए टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। सीपीयू में कौन-कौन सी यूनिट होती है? कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। गीगो शब्द किससे संबंधित हैं? गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है? ये क्या है? कॉन्सेप्ट है एक जो कि एक्यूरेसी को शो करता है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम्स को ऐसे रूप में बदल देती हैं जिसे कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर सकता है। मनुष्य द्वारा दिए जाने वाले डेटा को या प्रोग्राम को ऐसे रूप में कन्वर्ट कर देना मतलब
कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये कौन करता है? इनपुट डिवाइस करते हैं, मतलब डी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस हैं जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती हैं? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रोसेसर सीपीयू के 3 मुख्य भाग हैं। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं प्रोसेसर के? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बिल्कुल ए आंसर यहाँ पर सही होगा। एलयू का पूरा नाम है, एलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न में से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या कैच? सबसे तेज कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज होती है। रोम का पूरा नाम है, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। बी आंसर। 1 टेराबाइट इक्वल टू, 1 टेराबाइट इक्वल टू कितना होता है? 1024 जीबी। ये 1 टेराबाइट के इक्वल होता है, मतलब बी आंसर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1 बाइट इक्वल टू, 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट इक्वल टू क्या होता है? देखिए, इक्वल टू 1 बाइट होता है। और यहाँ पर 1 बाइट पूछा है तो कितना होगा? 8 बिट। तो यहाँ पर सी आंसर। कंप्यूटर द्वारा बनाए रिजल्ट को मनुष्य द्वारा पढ़ने योग्य बनाना किसका कार्य होता है? देखिए, मनुष्य मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? आउटपुट डिवाइस का होता है। सी आंसर। देखिए अगला, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी प्राइमरी मेमोरी है? कौन सी है अस्थायी प्राइमरी मेमोरी? टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डेटा जो होता है वो कुछ टाइम के लिए ही उसमें स्टोर्ड होता है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है? देखिए यहाँ पर गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो टेराबाइट जो है वो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपने भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है काफ़ी इजी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने थ्योरी सेक्शन ध्यान से सुना है तो बस आप सारे क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के बेसिक डिटेल के बारे में और उसकी वर्किंग को अच्छे से डिस्कस करा। आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम कंप्यूटर की जनरेशन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ऐसे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चल के और भी लेक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए।